हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपका ईवीएस का पोर्शन चला हुआ है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसके अंदर आपका जो टॉपिक नंबर 13 आपका रहने वाला है ई वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको ई कचरा प्रबंधन या फिर ई अपशिष्ट प्रबंधन भी आप इसको बोल सकते हो। ऐसा वेस्ट जो अब आपके यूज में नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं उनसे जनरेट होता है, इसलिए इसको ई वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको ये सारी चीजें यहाँ पर डाल दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। डेली जो है अपने मेल को रिफ्रेश किया करें, आपको डेली चीजें मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, आप मैसेज करके पूछते हैं कि ऐड नहीं करते हो, ऐड होती रहती है, आप डेली अपने मेल को रिफ्रेश किया करें। ठीक है, तो आज की इस जो सेशन के साथ आपका जो यूनिट 3 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 3। और आपका जो यूनिट 4 है वो विद इन 2 से 3 वीडियोस, कोशिश करूंगी 2 ही वीडियोस में, यानी कि 2 दिन के अंदर आपका कंप्लीट करा के फिर अपना प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जिनको भी पीडीएफ अभी भी लेना तो फटाफट से ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है, नंबर मैंने आपको दे रखा है 7419055279। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आखिर ई वेस्ट होता क्या है, पहले इसको समझेंगे, देन टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से ये आपका आता है, इफेक्ट्स क्या है, इसके प्रभाव क्या है, और आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट का रूल जो है 2022 में आया था, कितने रूल अभी तक आए हुए हैं, सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको जो है नया टॉपिक आपके लिए, सॉरी नई जो वीडियो आपके लिए बनाई है, अदरवाइज मैं उसमें ही ऐड कर सकती थी सॉलिड टाइप वाले में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और ये एक तरीके से समस्या क्यों है। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, जो वेस्ट निकला है ये कितने जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं चलते हैं, उनसे निकला हुआ ये वेस्ट होता है, जो कि आपके अब फर्दर काम का नहीं है, जिसको आप या तो रिसाइकल नहीं कर सकते हो, या फिर अब आपके यूज में नहीं है, या फिर आपके लिए खराब हो गया है। तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और आखिर ये होता क्या है, इसका क्या, इसके हानिकारक यहाँ पर जो है इफेक्ट्स आपके सामने देखने को मिलते हैं, सारे आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज नोन एज वेस्ट। ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे उपकरण जो अभी आपके लिए काम के नहीं है, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, आपने उसको त्याग दिया है, अब आपके वो किसी भी यूज का नहीं है। तो ऐसे बिजली से चलने वाले उपकरण, ऐसे डिवाइसेस जो अब आपके काम के नहीं है, जिनको आपने फेंक दिया है या फिर आपने त्याग दिया है, उनको ही क्या बोला जाता है, उनको यहाँ पर ई वेस्ट बोला जाता है। तो फेंके गए इलेक्ट्रिकल या फिर बिजली के उपकरणों को ई कचरा यहाँ पर कहते हैं, या फिर ई अपशिष्ट उपकरण भी इनको आप बोल सकते हो। ये हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल, इनके अंदर जो होते हैं काफी हार्मफुल जो है केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स इनके अंदर होता है, टॉक्सिक हैवी मेटल्स जैसे मरकरी बहुत आपके लिए नुकसानदायक होता है, लेड वगैरह, कैडमियम, ये जितने भी मेटल्स होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। और अगर एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है तो आपकी हेल्थ के लिए तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हार्मफुल हो जाती है। हजार्डियस यानी कि बहुत ही खतरनाक मटेरियल के अंदर ये सारी चीजें काउंट होती है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि इंडिया जो है चाइना एंड यूएसए के बाद इंडिया जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेट करने वाला कंट्री है। तो हम जो है वेस्ट के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं, चाइना के बाद और यूएसए के बाद हम लोग ही है सबसे पहले जो है हम लोग ई वेस्ट को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फैसिलिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी ऐसी चीजें बनाते हैं वो बना देते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे डिस्पोज करेंगे, कैसे हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, उस चीज का कुछ भी यहाँ पर नहीं, इस चीज के प्रति लोग अवेयर है। तो इसलिए हम लोग जो है तीसरे नंबर पर आते हैं अपने वेस्ट को जनरेट करने में, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको जिन्हें आपने समझना है कि कहाँ कहाँ से आपकी ये सारी चीजें आती हैं। तो जिसके अंदर आपका जैसे ई वेस्ट में अंदर आपका ये माउस वगैरह, कीबोर्ड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाते हैं। आपके घर में अंदर जितने भी आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका लैपटॉप, आप कुछ भी चीजें जो है यूज करते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आप यूज करते हो, वो एवरीथिंग इज अंडर योर ई वेस्ट। ठीक है, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जैसे आपके फोन वगैरह हो गए। ठीक है, मॉनिटर एंड लैपटॉप आप यहाँ पर जो आप यूज करते हो वो सारी चीजें, मोबाइल फोन्स आ गए, यहाँ पे आपके हेडफोन्स वगैरह हो गए। ठीक है, जितने भी आपके वीसीआर वगैरह होते हैं, ऑडियो कैसेट प्लेयर वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं।
उसके बाद टेलीविजन आपके यहाँ पर आ जाते हैं, स्कैनर एंड कॉपी आपके यहाँ पर आ जाती है। और इनके अलावा आपके घरों में जो फ्रिज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण है वो मतलब सीमित नहीं है, असंख्य अमाउंट में है। तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। मोटे तौर पे मैंने आपको ये चीजें एग्जांपल के रूप में बता दी है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इनकी ई वेस्ट की, आखिर किस किस कैटेगरीज के अंदर ये आते हैं, इनकी श्रेणियां क्या है। तो यहाँ पर जो है एक मेजर एप्लियंसेस, जो प्रमुख उपकरण है वो होते हैं, साथ ही जो स्मॉल एप्लियंसेस होते हैं, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लियंसेस होते हैं, लाइटिंग डिवाइस होते हैं, प्रकाश के उपकरण, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आ जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे टॉयज अवेलेबल है, कुछ तो जो है नॉर्मल होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले टॉयज होते हैं, जैसे बच्चों की गाड़ियां वगैरह होती है जो कि बिजली से चार्ज होकर के चलती हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट होते हैं। मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, वेंडिंग मशीन्स होती हैं, आपने देखा होगा, आप इसके प्रति अवेयर हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी कैटेगरीज के अंदर आती हैं ई वेस्ट के अंदर। तो इसमें भी आपने जो है चीजों को ध्यान रखना है। व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट। अब जो एनवायरमेंट है यानी कि जो वातावरणीय क्या इस प्रभाव पड़ रहा है इस ई वेस्ट का। हम लोग इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, आपके घर में कोई भी सामान है आप उसको फेंक देते हो, ऐसे त्याग देते हो, घर में पड़ा रहता है, तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो गर्मी की वजह से इवापोरेट होते हैं हमारे एनवायरमेंट में। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एनवायरमेंट के ऊपर इसका क्या जो है असर जो है पड़ने वाला है। ठीक है, वो इसके अंदर देखेंगे। तो टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट इन ई वेस्ट रिलीज इन द एनवायरमेंट एंड वार्म्स अप। वही जो मैंने आपको बताया कि जितने भी इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका मरकरी प्रेजेंट होता है, कैडमियम प्रेजेंट होता है, लेड यानी कि पीबी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जितने भी टॉक्सिक होते हैं, ये जैसे जैसे हीट अप होती है सारी चीजें, वैसे वैसे ये एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं और जो है हवा के अंदर मिल जाते हैं। और साथ ही अगर मिट्टी के अंदर भी ये उपकरण अगर कहीं पर दबे हुए हैं या फिर मिट्टी के अंदर भी है, तो वहां से भी मिट्टी के अंदर भी उनकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। और साथ ही मिट्टी के अंदर से ग्राउंड वाटर तक ये सारी चीजें पहुंच सकती है, जो कि हमारे पीने के पानी होता है, जो कि बहुत आपके लिए डेंजरस होता है। ठीक है, जिंक लेड होता है, जिंक बैरियम, ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर पाई जाती है, विच इज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। हमारे लिए बहुत ये सारी शीशा वगैरह, लेड वगैरह बहुत नुकसानदायक होती हैं। व्हेन ई वेस्ट मीट्स द लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि हम लोग जो कचरे को होते हैं वो लो एरिया के अंदर जाकर के नीचे दबा देते हैं, फिर ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा लेते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर इन चीजों को दबाएंगे तो इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर जाकर के और सीप कर करके आपके पानी तक पहुंच सकते हैं। तो जो केमिकल्स इनके प्रेजेंट होते हैं वो सीप कर जाते हैं इनटू द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर चले जाते हैं, पानी तक भी चले जाते हैं, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, जिससे हमारा जो भूजल है वहां पर उसमें प्रदूषण हो रहा है। और साथ ही हेल्थ के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ पे, यानी कि सी हेल्थ का मतलब जो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ की यहाँ पर बात करी गई, लाइक एक्वेटिक हेल्थ की बात करी गई, जिसके अंदर जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट सभी इस चीज के अंदर काउंट हो जाते हैं, साथ ही हम लोग भी इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। तो सभी के लिए ही यहाँ पर ऑल ओवर एनवायरमेंट में जो कुछ भी आता है सब कुछ यहाँ पर इस चीज से इफेक्ट हो रहा है। हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारे पास ये है, तकनीक आ गई है, ये आ गया है, बिजली से सब कुछ होता है, बट इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और अगर इसका एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल ना किया जाए, एक अच्छा मैनेजमेंट के थ्रू इसको डिस्पोज ना किया जाए, तो फिर इसका एक बहुत भारी अभी भी परिणाम सामने आने वाले भी है, आने वाले टाइम में और भी भयंकर परिणाम इसके आने वाले हैं। ई वेस्ट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, अब हमारा ये सिलेबस में मेनली लिख करके दिया गया है, हम इसका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी नेशनल पॉलिसीज आपके सामने लाई गई हैं, बहुत सारी राष्ट्रीय यहाँ पर ई पॉलिसीज लाई गई है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये जो पॉलिसी होती है वो हेल्प करती है कि ई वेस्ट को हम कैसे कलेक्ट कर लें और कैसे इस चीज को रिसाइकल कर लें। मेन जो चीजें होती है ना, डिस्पोज करने से, कहीं ना कहीं दबाने से या कुछ भी करने से अच्छा है अगर हम चीजों को रीयूज में ले आए या फिर हम चीजों को रिसाइकल कर लें। तो ये एक बहुत ही दोनों अच्छे जो है मेथड हो सकते हैं, अगर हम उसको रीयूज में कर ले या फिर हम उसको रिसाइकल करके कुछ अदर चीजों में उसको अगर कन्वर्ट कर लें, तो यही सारी चीजें इसके अंदर आती है मैनेजमेंट के अंदर। ऑल्सो सच प्रोविजंस हेल्ड स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ई वेस्ट पॉल्यूशन, यानी कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स है, जितने भी हितधारक है, वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं आपके जो ई वेस्ट पॉल्यूशन है। इस जो ये एक रूल था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपके सामने दिया है, जो कि हम नीचे अच्छे से इसको पढ़ेंगे, आपके सामने नीचे आने वाला है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके वहां से क्वेश्चंस जो है छूटे ना।
ठीक है। तो हिंदी में अगर देखना चाहे, राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ई अपशिष्ट नीतियां हैं। ये नीतियां ई कचरे को एकत्र करने, कलेक्ट करने और उसके रिसाइकल करने में मदद करती है। ठीक है। और जितने भी आपके हितधारक होते हैं वो इस कचरा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। और भारत में ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 है, जो कि हम डीपली नीचे पढ़ेंगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो हम 2022 वाले रूल को यहाँ पर पढ़ेंगे। नवंबर 2022 में इस रूल को लाया गया था, जिसको फोर्स यहाँ पर इस केम इनटू फोर्स यानी कि लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। और मुबारक हो, आज ही आपका 1 अप्रैल 2023 है। ये जो रूल है वो आज से लागू हो गया है। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये कब आया था? नवंबर 2022 में आया था। किसके द्वारा आया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर ये सारी चीजें आई हुई हैं। ठीक है। और जिन्होंने एक न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 में यानी कि आज से लागू हो रहा है ये वाला रूल। क्या कुछ है इस नए रूल के अंदर, सारी ही चीजों को यहाँ पर आपको मैंने लिख करके दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। बैकग्राउंड देखेंगे पहले कि आखिर ये जो 2022 वाला आया है, इससे पहले कितने रूल आपके पास आए। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ ई वेस्ट यानी कि पहला जो ई कचरा जो नियम था, प्रबंधन का जो नियम था, वो 2011 के अंदर आया था, जिसको केम इनटू फोर्स यानी कि इफेक्ट में या लागू इसको 2012 में किया गया था। पहला जो रूल था वो कब आया था? वो आया था आपका 2011 के अंदर। ठीक है, पहला 2011 के अंदर आया था, फिर आया था 2016 के अंदर, एंड देन फिर आपका 2022। तो अभी तक इतने आपके रूल ये आए हुए हैं। पहली बात कर रहे हैं हम 2011 वाले की, जिसको 2012 में केम इनटू इफेक्ट यानी कि इसको लागू किया गया था 2012 में। और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था इस रूल का, जो 2011 वाला रूल था, इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये चीजें समझनी है कि आखिर ईपीआर होता क्या है। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको समझो पहले। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। ठीक है, एक्सटेंड करने का मतलब बढ़ा देना। और क्या बढ़ा देना? प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देना। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनकी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया इस 2011 वाले रूल के अंदर। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या बढ़ाई गई है? देखिए, पहले क्या होता था कि हम लोग जो प्रोड्यूसर्स होते थे, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स होते थे, वो इन डिवाइसेस को बना देते थे, लेकिन बाद में हम उसका डिस्पोजल इधर उधर करते रहते थे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक था। इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर रूल लाया गया कि अब हम ईपीआर को यहाँ पर लागू करेंगे। दैट मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर तक नहीं है, सिर्फ वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही किसी भी उपभोक्ता ने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर लिया, उसके बाद जैसे ही उसका जो है उसने उसको त्याग दिया, उसके बाद उसको डिस्पोज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रोड्यूसर की है। ये होता है ईपीआर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जैसे ही कंज्यूमर इस चीज को त्याग देगा, जो डिवाइस उसने खरीदी है, उसके बाद उसको यहाँ पर डिस्पोज करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई कि आपका काम सिर्फ बनाना नहीं है, आप इस चीज को ठिकाने भी लगाएंगे। ठिकाने लगाने का सेंस ये है कि आप इस चीज को बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए आप इस चीज को डिस्पोज भी करेंगे, इसका निपटारण भी आप लोग इस चीज का करेंगे। तो ये था ईपीआर। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि प्रोड्यूसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि आपका काम सिर्फ यही नहीं है, आपको इस चीज को इसे जो है मैनेज भी करना पड़ेगा। तो यही आपको यहाँ पर नीचे लिख करके दिया है कि अंडर ईपीआर कॉम्प्लियंस जो प्रोड्यूसर्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल, यानी कि आप डिस्पोजल करेंगे बट वो सेफ डिस्पोजल होगा, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है, वंस द कंज्यूमर डिस्कार्ड देम, यानी कि मान लो मैंने अगर कुछ भी चीज खरीदी है, मैंने कोई फ्रिज खरीदा है, कोई टीवी खरीदा, तो जैसे ही मैं इस चीज को डिस्कार्ड कर दूंगी, जैसे अगर वो मेरा काम का नहीं है, तो जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब इस चीज को डिस्पोज करिए, इस चीज को सेफली डिस्पोज करिए। ठीक है, तो ये था ईपीआर, समझिए अभी इस चीज से। नेक्स्ट है ई वेस्ट रूल 2016, फिर आपके सामने आया 2012 के अंदर लागू किया गया था 2011 वाले रूल को, फिर 2016 में आया, जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2018 के अंदर, एंड वर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूडेड प्रोविजंस टू प्रमोट अथॉराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप
अब इस चीज को आपने समझना है कि इस 2016 के अंदर क्या बात बताई गई। इस 2016 के अंदर कहा गया कि अथॉराइजेशन, आपके सामने एक वर्ड लाया गया, यानी कि आपको जो है परमिशन दी गई कि आप ये चीज कुछ भी, अथॉराइजेशन मतलब होता क्या है कि आपको कुछ भी चीज की परमिशन देना कि आप ठीक है, आप ये चीज रख सकते हो, आप ये चीज कर सकते हो। तो एक तरह की अथॉरिटी जो है आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई। एंड साथ ही प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप की बात करेगी। अब प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप क्या होता है? ये एक ऐसी अप्रोच होती है, मैंने आपको यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से लिख के दिया है, ये एक ऐसी अप्रोच है टू मैनेजिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड मटेरियल एट द डिफरेंट स्टेजेस इन देयर प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका उत्पाद है, एक तो समझो इसको, जो प्रोडक्ट स्टेवर्डशिप होता है वो उत्पाद प्रबंधन होता है, ठीक है। यानी कि आपने जिस चीज का प्रोडक्शन किया है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसका आपने प्रबंधन भी करना है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, जब से आपने उसको बनाया है, जब से आपने उसको प्रोड्यूस किया है, उसके बाद इसका यूज हुआ और यूज होने के बाद उसको हमने डिस्पोज किया, तो जितनी भी ये चीजें हुई हैं वो सारी आपकी जिम्मेदारी है। और बिना आपके एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का तरीके का नुकसान पहुंचाए आपने इस चीज को मैनेज करना है कि आपके द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट है वो आप सेफली डिस्पोज करेंगे, उसके प्रोडक्शन से लेकर के, उसका यूज से लेकर के और उसके सेफली डिस्पोजल तक की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये होता है उत्पाद प्रबंधन। ये इस चीज के अंदर यहाँ पर 2016 में लाया गया, ठीक है। तो ये नीचे भी आपको यही है कि आपके लिए 2016 में आया था, 2018 में संशोधन हुआ, व्यापक था, कॉम्प्रिहेंसिव थी और इसमें प्राधिकरण की बात करी गई, उत्पाद प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करी गई। उत्पाद जो प्रबंधन होता है वो मैंने आपको नीचे अभी एक्सप्लेन किया है, वही हिंदी में है ये, कि सामग्रियों के पर्यावरण की दृष्टि से उनके जीवन भर के प्रबंधन का समर्थन करती है। यानी कि वो जब से बना है, कोई भी मटेरियल जब से बना है तब से लेकर के उसका यूज एंड उसका सेफली डिस्पोजल आप करेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है, ठीक है। इतना समझे यहाँ से। नेक्स्ट है अदर कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर सच एज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पीआरओ की बात यहाँ पर अब करेंगे। पीआरओ को समझना है। अभी हम लोगों ने ईपीआर को समझा था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा था कि जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया कि सिर्फ बनाने का काम नहीं है, उस चीज को सेफली डिस्पोज भी करना है। अब बात करी गई यहाँ पर कि जो प्रोड्यूसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, पीआरओ। ये पीआरओ क्या होता है? ये पीआरओ एक थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी कैसे होती है? जैसे मान लो मैंने कोई चीज बनाई, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मान लीजिए मैं कुछ भी चीजें बना रही हूँ, मैं लैपटॉप बना रही हूँ, टीवी बना रही हूँ, कुछ भी चीजें बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया, अब मेरे ऊपर ये रूल लागू होता है कि मैं अगर बना रही हूँ तो मुझे उस चीज का डिस्पोजल भी करना है। तो मैं एक थर्ड पार्टी को हैंडल कर लेती हूँ, एक थर्ड पार्टी को मैंने अपने साथ इंक्लूड कर लिया कि भाई आपका काम ये है कि जो भी सारी चीजें वेस्ट हो गई है उसका डिस्पोजल अब आप करेंगे। मैंने आपको हैंडल किया है, मैंने आपको जो है इस चीज के लिए आपको लागू किया है। तो वो जो थर्ड पार्टी है जो मेरे लिए ये सारी चीजें करेगी डिस्पोजल वाला काम, वो क्या हो गई, वो आपका प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी समझे इस चीज को। तो वो क्या है कि मे ऑल्सो चूज टू डेलीगेट द, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अ थर्ड पार्टी so called producer responsibility organization which is paid by the producer for used product management। यानी कि मैं उसको पे करूंगी, वो जो थर्ड पार्टी है जो मेरे लिए इस मैनेजमेंट को देखेगा, मेरे लिए ये जो मैंने कचरा जो प्रबंधन मुझे जो करना है, अपने जो मैंने जिस चीज को भी प्रोड्यूस किया है, मेरे जो प्रोडक्ट्स है जो कि वेस्ट हो गया, अब उसका मुझे डिस्पोजल किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाना है, तो वो थर्ड पार्टी को मैं पे करूंगी कि आप मेरे लिए ये सारा मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो वो क्या होती है, वो आपका प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अभी हम समझे इस चीज को। हिंदी में भी वही चीज है यहाँ पर कि निर्माता उत्तरदायित्व संगठन, ये होता है आपका जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हिंदी में निर्माता उत्तरदायित्व संगठन बोलते हैं। इनका काम यही होता है कि तीसरा पक्ष होता है जो कि तथाकथित निर्माता जिम्मेदारी संगठन को सौंपने का विकल्प भी चुनता है, जिसके द्वारा जो निर्माता है वो उपयोग किए गए उत्पाद प्रबंधन के लिए भुगतान करता है कि अगर कोई काम मैं कराऊंगी उनसे, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं उस चीज के लिए उसको पे करूंगी, ठीक है। नीड फॉर ए न्यू सेट ऑफ रूल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2011 के बाद जो है 2016 वाला आया और फिर 22 की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें रूल 2022 यहाँ पर लेके आना पड़ा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिफर्बिशर्स, मोस्ट ऑफ द यानी कि जितने भी नवीकरण करने वाले हैं, जितने भी रिपेयर शॉप्स होती हैं, वो यहाँ पर अच्छे से इस चीज को कहीं ना कहीं नहीं मान के चल रहे थे।
ठीक है, जो कि किसके अंडर आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आता है कि भाई आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग थे वो इस चीज के अंडर नहीं आ रहे थे, वो इस चीज को कहीं ना कहीं मनमानी करके हुए चल रहे थे, मान नहीं रहे थे। तो ये एक पहला रीजन था इस नए सेट ऑफ रूल्स को लाने का कि भाई ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अच्छे से चल नहीं रही थी। दूसरा, मैनी फॉर्मल रिसाइकलर्स अंडरटेक एक्टिविटीज, इसका मतलब ये है कि जितने भी रिसाइकलर्स थे वो एक होता है ना कि किसी भी स्टेप को जब हम शुरू करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं। तो लोग क्या कर रहे थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, जितने भी ये सब जो प्रोड्यूसर्स थे, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, वो स्टार्टिंग कर देते थे स्टेप्स की, यानी कि वो जो डिस्पोजल है वेस्ट का उसकी सिर्फ स्टार्टिंग कर दे रहे थे, उसको एंड तक नहीं लेकर के जा रहे थे। शुरुआती स्टेप्स लेते थे लेकिन एंड को नहीं लेकर के जा रहे थे। अगर मैं कोई भी चीज स्टार्ट कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने आपको ये जो टॉपिक है ई वेस्ट मैनेजमेंट, अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, तो मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं एंड आपके लिए छोड़ करके चली गई, आपको मैंने एंड में ये सारी चीजें रूल वगैरह ये सारी चीजें नहीं बताई, तो क्या मेरा इस चीज का कोई फायदा है आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने का? तो वही चीज है कि लोगों ने इस चीज को स्टार्ट तो किया लेकिन वो बीच में ही उस चीज को छोड़ करके चले जा रहे थे। तो वो क्या था, एक प्योर वॉयलेशन था लॉ का, यानी कि कानून का एक पूरी तरीके से उल्लंघन था। तो ये भी एक जो है रीजन था एक नए सेट ऑफ रूल्स को लाने का। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोविजंस पे बात करते हैं। ई वेस्ट रूल्स 2022 के कुछ प्रावधान है यहाँ पर, जिसके अंदर एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं कि एप्लीकेशन मतलब आवेदन। इट विल अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर, कि जो रूल ऊपर लाए गए हैं ये हर मैन्युफैक्चरर के लिए, जितने भी निर्माता है, जितने भी निर्माण करने वाले हैं, हर प्रोड्यूसर के लिए जो कि बिक्री कर रहा है उसके लिए, डिसमेंटलर के लिए, रिसाइकलर के लिए, इन सभी के लिए ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती है। ट्रांसफर से लेकर के, परचेज से लेकर के, नवीकरणीय से लेकर के, डिसमेंटलिंग से लेकर के, रिसाइकलिंग, एंड ये सारी चीजें इस चीज के अंदर आती है, जो भी इस रूल के अंदर है कि भाई आप जो कोई भी हो, अगर आप इस चीज से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी भी रूप से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जुड़े हुए हो, तो आप सभी इसके अंडर में आते हो, आपको जो है सभी को ये चीज यहाँ पर मान करके चलनी है। The rule is applicable to all electrical devices। अब बात आती है कि ये जो रूल है कितनी डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो रूल है वो सभी जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण है, जितने भी डिवाइसेस है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और जितने भी रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स है, न्यूक्लियर मेडिसिन इक्विपमेंट है, एक्सेसरीज है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी कि एमआरआई आप सभी को पता है ना, पूरा बॉडी को स्कैन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक टॉयज है, बहुत सारे टॉयज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह, माइक्रोवेव, टैबलेट्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आईपैड, ये सभी चीजें इसके अंडर में आती है। यानी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ई वेस्ट जो रूल है इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली आप जब इस चीज का यूज कर लेंगे, जब आपके लिए खराब हो जाएगा तो आपके लिए वो वेस्ट ही है और सबके लिए वो वेस्ट ही है। तो ये सारी चीजें इसके अंडर में आती है। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, कुछ प्रतिबंध है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस। अब ये जो 2022 वाला रूल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2022 के अंदर कौन कौन जो है ऊपर एप्लीकेशन में हमने बात करी, ठीक है। अभी यहाँ पर इस चीज का प्रतिबंध है, क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया 2022 वाले रूल में, कि आप अपने इक्विपमेंट में जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का हैजार्डियस सब्सटेंस यूज नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज के तरफ मूव करें कि आप कम से कम खतरनाक सब्सटेंस को यहाँ पर यूज करें। जैसे आप जो है मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉलोइंग द डेथ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडियोएक्टिव बैटरी है, यानी कि जितने भी आपके जो हैजार्डियस सब्सटेंस है आप कोशिश करेंगे कि आप उसके अंदर यूज ना करें। ये इस चीज के अंदर आता है, इस रूल के अंदर आता है ये, ठीक है। और ये एक स्ट्रिक्ट चीज रूल होता है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर इसके अंदर पकड़ा जाता है इस चीज के अंदर, तो फिर वो अपनी चीजों को वहां पर मार्केट में उतार नहीं सकता है। तो ये भी यहाँ पर प्रावधान है। तो मैन्युफैक्चरर को ये चीजें मान करके चलनी ही पड़ती है कि आप कितने भी हैजार्डियस सब्सटेंस है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम जो हैजार्डियस सब्सटेंस है उनका यूज करें। इट मैंडेट्स द रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ, जैसे कि कौन कौन से नहीं यूज कर सकते हो, रिडक्शन हुआ यहाँ पर, यानी कि कम, बिल्कुल ही कम हो गया है यूज ऑफ लेड। लेड आपके लिए जो शीशा होता है ये आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है, आप इनका इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, आपको यहाँ पर ये बैन है, आप ये जो प्रतिबंधित है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जो हमारे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कुछ प्रतिबंध थे, रेस्ट्रिक्शंस थे। अब बात आती है रीयूज एंड रिसाइकलिंग की। देखिए कोई भी मटेरियल हो उसको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है या तो हम उसको रीयूज कर लें या फिर हम उसका रिसाइकलिंग कर लें।
ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करनी चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स यहाँ पर यूज करने चाहिए कि जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा है, जो अंतिम प्रोडक्ट निकल रहा है, वो कैसा हो, वो पुनर्चक्रण वाला हो, वो रिसाइक्लेबल हो, हम उससे कुछ और चीज बना सके, ऐसा कोशिश करनी चाहिए मैन्युफैक्चरर को। एंड शैल एंश्योर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आर कंपैटिबल विद ईच अदर सो टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। यानी कि पूरी पूरी कोशिश इस रूल के अंदर जो मैन्युफैक्चरर उनको करनी चाहिए कि आप हैजर्डियस सब्सटेंस का कम यूज करेंगे, जो भी आपके मर्करी, लेड, कैडमियम है, इनका यूज नहीं करेंगे, और आप ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा हो, वो रिसाइक्लेबल हो, कि आप उसको फिर से किसी और पर्पज के लिए यूज कर पाए। ठीक है, तो ये इस चीज के अंदर आता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी होगी अब आपकी, है ना। अब ऐसा नहीं है भाई, है तो सारी चीजें यहाँ पे, हम लोग चीजों को मानते नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन हमारे लिए कुछ मतलब रखते नहीं है, तो इसलिए सरकार ने कहा कि आपकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने, ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट किया, रैंडम सैंपलिंग होगी आपके, जो भी आपने सामान जो है मार्केट में लाना है, अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप उसका मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, तो उसका एक सैंपल यहाँ पर चेक किया जाएगा द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कि आप कहीं कुछ गलत चीजें तो उसमें नहीं लगा रहे हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है। और यहाँ पर आपको मॉनिटर करने के लिए भी चीजें मिलेगी, और वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो हैजार्डियस सब्सटेंस यूज कर रहे हो उसका कम से कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बिल्कुल करी जाएगी, तभी जो है लोग इस चीज को समझेंगे। इफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कंप्लाई विद द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, देन क्या होगा, मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना कि आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो भी मैन्युफैक्चरर है, और अगर उनको वो नहीं मानते हैं, उनके साथ वो कंप्लाई नहीं करते हैं, देन जो मैन्युफैक्चरर है उनके सारे सैंपल्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा फ्रॉम द मार्केट। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने उत्पाद को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हो जब तक आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो। तो ये है आपके रूल के अंदर, जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 कहता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर हमने बात करी गई, ऊपर हमने ईपीआर पढ़ा था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि जितने भी आपके प्रोड्यूसर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनकी जिम्मेदारियों को एक्सटेंड कर दिया गया है, कि आप बनाने के साथ साथ आप अपने चीजों का, जो भी आपने अपना मटेरियल बनाया है उस चीज को आप प्रॉपरली सेफली डिस्पोज भी करेंगे। इसके साथ ही एक सर्टिफिकेट यानी कि एक प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात करी गई है। जिन भी मैन्युफैक्चरर के पास ये सर्टिफिकेट होगा वही सारी चीजें यहाँ पर लायबल होते हैं। तो ये क्या होता है, जो ईपीआर, यहाँ पर ई लिखना भूल गई, ईपीआर भी इधर में ऐड करना, ठीक है। ईपीआर स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ईपीआर सर्टिफिकेट क्या होता है, कंपल्सरी होता है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर, जितने भी इंडियन यानी कि जो भारतीय निर्माण करता है मैन्युफैक्चरर, या फिर आपने किसी भी चीज को इंपोर्ट किया है, ठीक है, फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आपको ये सत्यापित करता है कि आप जो है इस चीज के दायरे में आते हो, आप एक सेफली चीजें यहाँ पर बना रहे हो जो कि एनवायरमेंट के लिए कम से कम नुकसानदेही है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईपीआर अथोराइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय द, किसके द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सीपीसीबी के द्वारा ये चीज आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी अंडर MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर यहाँ पर कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज के निर्माण करता है, तो आपको यहाँ पर इस सर्टिफिकेट की जरूरत होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी चीजों को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इंपोर्टर्स, जो भी इंपोर्टर्स है अपने सामान को इंपोर्ट करते हैं या फिर बनाते हैं, ये कंपलसरी हो जाता है, एक ईपीआर सर्टिफिकेट आपके पास इंडिया में होनी चाहिए है टू कीप ई वेस्ट अंडर कंट्रोल, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि ये एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए है, इसलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर इंपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर फेल हो जाते हैं इस चीज को देने के लिए, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप फेल हो जाते हो इसको प्रेजेंट करने के लिए, तो फिर आप इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हो, इंडिया के अंदर आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर आपको अच्छे से बताया गया है इस रूल के अंदर। उसके बाद इंपोर्ट आयात की यहाँ पर बात करी गई। हम सारी चीजें बनाते नहीं है, चीजों को इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो जो भी इंपोर्ट या फिर प्लेसमेंट होता है मार्केट में अंदर कोई नए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, शैल बी परमिटेड ओनली फॉर दोज विच आर कंप्लाइड विद प्रोविजन, यानी कि जो भी अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी सामान का, अगर आपने बाहर से मंगवाया है, तो आप इन रूल के अंतर्गत आपने सारी चीजें माननी है, तभी आप लोग आगे के लिए लायबल है, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेट नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर दिया गया है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ कहा है, जो सारे रूल्स आपके लिए बनाए हैं, उन चीजों को मानना आपके लिए सर्वप्रथम बिल्कुल ही क्या है,
उपयोगी है या फिर कुछ भी बोलो, ठीक है। सर्वप्रथम आपको इसलिए मानना है, हिंदी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है मेरी। उसके बाद डिस्पोजल है, यहाँ पर निपटान भी करना है, चीजें बन गई है, चीजें यूज हो चुकी हैं, डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू कलेक्ट ई वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड इट एंश्योर रिसाइकलिंग या फिर डिस्पोजल। वही है ईपीआर की, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपना सामान जो कुछ भी बनाया है उसके दौरान जो भी वेस्ट आपने क्रिएट करा है उसको रिसाइकल करने की या फिर उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट नहीं करके देगी सारी चीजें, आप अपना सामान बाजार में उतार रहे हैं, आपकी ही जिम्मेदारी है। आप भी चीजों को ये सुनिश्चित करेंगे कि आप जो है कम से कम चीजों को यहाँ पर खराब करें, एनवायरमेंट को खराब करें। द रूल डज नॉट अप्लाई टू वेस्ट, ये जो रूल है, जो ऊपर वाले जितने भी रूल्स हैं मैंने आपको जो बताया, ये किसके लिए अप्लाई नहीं होते हैं? वेस्ट बैटरीज के लिए, पैकेजिंग प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक के पैकेज वगैरह है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जो भी सूक्ष्म उद्यमी है उनके लिए, एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए एज कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो इन चीजों के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि नियम अपशिष्ट बैटरी, जितनी भी आपकी वेस्ट बैटरीज हैं, पैकेजिंग प्लास्टिक है, वो सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया कि कानून के प्रावधानों के तहत इनको कवर किया गया है और ये जो नियम है इन पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, आपको क्लियरली मुझे लगता है भाई समझ में आया होगा। आपने ये जो रूल है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये जो है आपका 2022 वाला, इसको अच्छे से करके जाना है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें यहाँ पर लिख करके दी है। इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी मिलेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो सभी के साथ, ताकि सभी तक ये वीडियो रीच कर जाए, पहुंच जाए और सभी को पता चल जाए कि यहाँ पर जो है आपकी चीजें चल रही हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब टीचिंग गोल्स को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। एक अच्छी न्यूज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 4th यूनिट आपकी कवर कर चलने वाली है। आज ही एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी इससे रिलेटेड, और 2 वीडियो के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो के अंदर आपको इसे खत्म करके फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेशन की तरफ, ठीक है। जिनको पीडीएफ लेना है, पेड पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।